इसकी वर्किंग वगैरह हम लोगों ने समझ ली थी। रिफ्रैक्शन की जो वर्किंग थी, किस एंगल पर हमारे पास में सेंटर में लाइट आ रही है और किस तरह से ये है एंगल पर डिपेंड कर रही है, राइट? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, और हम लोगों ने डेरिवेशन इतना कर लिया था जहां तक मुझे याद है। यस सर। दैट इज आर की वैल्यू तक मैंने आप लोगों को बता दिया था, है ना? ठीक है, गुड। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए मैंने बता दिया था कि कभी भी S1 और S2 से जो बीच की डिस्टेंस। यस प्लीज समर्थ। यस सर। सही है, एंगल को आर्क अपन रेडियस से दोबारा बता दीजिए। एंगल इक्वल्स टू आर्क ओवर रेडियस दोबारा बता दो। ओके, यहां पर देखो हमारे पास में आर्क है, ये जो ब्लैक कलर की एरोज के साथ में बनाया हुआ है ना, ये हमारे पास में पूरा आर्क था जिसको हमने बोला था कि जो बाहर निकलने वाला वेव फ्रंट होगा वो स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल होगा हमारे पास में, जिसको मैंने स्पेसिफाई कर दिया था कि वैसे तो सिलेंड्रिकल मिलता है। मुझे काफी पीछे जाना पड़ेगा इस चीज में। ये स्लिट S1 और S2 थी जिसमें हमारे पास में वेव फ्रंट जो आपके पास में अंदर आता है वो है प्लेन वेव फ्रंट, लेकिन बाहर जो मिलता है वो ये वेव फ्रंट मिलता है। ये वेव फ्रंट हमारे पास में एक तरह से स्लिट S1 S2 पर सिलेंड्रिकल शेप का है, जिसके लिए हमारे पास इसका जो कर्वेचर होगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। कर्वेचर मतलब कि जिसको हम अज्यूम करते हैं जिस कर्व का ये पार्ट होता है, छोटा सा टुकड़ा होता है। ओके, तो अगर ये हमारे पास में कोई कर्वेचर है तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा। ओके, और सेंटर पर हमारे पास में अगर O से S1 पर और O से S2 पर लाइन को मीट करवाया जाए कुछ इस तरह से, तो ये हमारे लिए रेडियस की तरह काम करेगी। अब मैं बचे हुए हिस्से को रिमूव कर देता हूं यहां से। तो ये देखो, अगर हमारे पास में उस जो कर्वेचर का ये अगर पार्ट ले रहे हो तो ये एक तरह से हमारे पास में आर्क, या हिंदी में बोलते हैं इसको चाप है। अगर O पर हम लोग कंपास को रखे, शायद आप लोग प्रकार बोलते हो उसको, कंपास को अगर यहां पर रखे और एक आर्क बनाए, चाप बनाए S1 से लेकर S2 तक, तो ये इतना बनेगा। ओके, तो आर्क ओवर रेडियस हमारे पास में एंगल का फॉर्मूला हुआ करता था। मैंने शायद यहां नोट कर रखा है। ओके, अगर ये एंगल हमारे पास में डेल्टा है तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास में होता है, ये सारे एंगल्स वगैरह मैंने तुम्हें समझा दिए थे। तो एंगल के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास में आर्क ओवर रेडियस, दैट इज चाप बटा त्रिज्या हिंदी में। उसी को यूज किया है यहां पर। अगर आर्क हमारे पास में S1 से लेकर S1 से S2 तक है। सत्यम, अगर काम में नहीं आ रहा माइक तो बंद कर दो दोस्त, म्यूट कर दो। समर्थ, क्लियर हो रही है ये चीज? यस सर। ड्रॉ करूं, अगर आर्क बनाना चाहता हूं तो आर्क कुछ इस टाइप का बनेगा। यहां से मूव करवाते हुए, सॉरी, अगर यहां पर मैं कंपास को पुट करूं, कंपास की पिन को, और पेंसिल यहां तक हो, तो आर्क हमारे पास में इन एरोस पर चलते हुए यहां तक पहुंचेगा। इस आर्क की या चाप की जो वैल्यू है वो हमारे पास में एंगल के साथ में रिलेशन देती है, जो कि यहां तुम्हें दिख रहा है। एंगल इक्वल टू कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, आर्क ओवर रेडियस। यही चीज हमने यूज की थी कल। ओके, कोई और डाउट इसमें? नो सर। एक मिनट बस। तो इन चीजों को यूज करते हुए डेल की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, ये एंगल की। आर्क, ये S1 से लेकर ये जो पूरा पाथ मैंने दिखाया था, पूरा रास्ता दिखाया था S2 तक एरोस का, और हर एरो अगर हमारे पास में A0 साइज का है तो टोटल ये जो पाथ हो जाएगा, ये जो पूरी लंबाई हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, दैट विल बी PA0। ठीक है, तो आर्क इज PA0 और रेडियस इज R। चाप बराबर हमारे पास में आ जाएगा PA0।
ये पूरी लेंथ, ओके। और रेडियस तो हमने आर अज्यूम की ही है यहाँ पर, तो डेल को हम लोग इक्वल टू के दूसरी तरफ ले आते हैं और आर को हम लोग डेल की जगह पर ले जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये बन जाएगा आर इक्वल्स टू पी ए नॉट बाय डेल, जो कि यहां पर मैंने दिखा रखा है, ठीक है। तो ये आर की वैल्यू हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बाद में काम में आएगी। तो एक और चीज बताई थी फिर फाइनली, जिसको मैंने बोला था कि आज की लास्ट है ये, दैट इज S1 S2 से निकलने वाला जो वेव फ्रंट होगा उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विल बी आर, और जो कि S1 S2 के इक्वल होगा अबाउट। तो यही हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है कि इससे वेव फ्रंट हमारे पास में कैसा निकलेगा, कितना निकलेगा, ओके। तो अब अपने पास में आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए सेम डायग्राम काम में ले रहा हूं मैं। सेम जो लास्ट मैंने यूज किया था उसी चीज को नोट करके रखा है यहाँ पर। S1 S2 इक्वल टू 2S1Q, ये जो पूरी लेंथ है S1Q का डबल होगी, ओके। कहीं भी कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ लेना। सत्यम आप तो देखते रहो, ओके। तो यहां पर एक ट्राइंगल मैं काम में लूंगा S1OQ। इसमें देखो S1OQ में एंगल O पर जो एंगल बन रहा है, जिसके लिए हमने बोला था डेल बाय 2 के इक्वल होगा, ओके। तो इस ट्राइंगल को मैंने अलग से बाहर निकाल लिया। ओके, आवाज आ रही है अभी मेरी? सत्यम? यस सर। यस सर। थोड़ा सा बीच में। यस सर, यस। तो इस ट्राइंगल S1OQ में हम लोग जो जो चीजें यहाँ पर नजर आ रही है इस ट्राइंगल के अंदर डायग्राम में, उनको मैं अलग से बाहर निकाल रहा हूं। सबसे पहले तो Q पर हमारे पास में है Q, ये रहा, ठीक है, 90 डिग्री, और O पर है डेल बाय 2 एंगल, ये रेड कलर की लाइन दिखा रखी है, कर्व दिखा रखा है। तो डेल बाय 2 इज O पर एंगल है और Q पर हमारे पास में 90 डिग्री, ओके। अब इससे आप लोगों को साइन की वैल्यू बतानी है, साइन थीटा, थीटा यहाँ पर डेल बाय 2 है। सत्यम, बाकी लोग एक बार रुक जाओ, मत बताना, सत्यम बताएगा। सत्यम देखिए तुम्हें कितना पता है। अगर ये एंगल हमारे पास में थीटा हो तो साइन थीटा की वैल्यू बताओ। सत्यम आपको बताना दोस्त, साइन की वैल्यू। चलो कोई बात नहीं, एनीवन एल्स, कोई और बता सकता है? यस सर। कैन आई सर? यस सर, कैन आई सर? अरे सारे के सारे रेडी है, ठीक है। मैं नवीन से पूछता हूँ। नवीन, यस सर। साइन कितना होगा यहाँ पर? साइन डेल्टा बाई 2 इक्वल टू S1Q अपॉन में S1O। कैसे निकाला? सत्यम को लंब बट्टेकर्ण। हाँ, साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टेकर्ण, ठीक है, परपेंडिकुलर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। बाकी लोग भी यही आंसर दे रहे होंगे। अथर्व, अथर्व शर्मा, कुछ पूछना चाहते हो या आंसर देना चाहते हो? आंसर ओके, बता दो, एक बार तुम भी बता दो। सर S1Q अपॉन S1O। S1Q ओवर S1O, ठीक है, बिल्कुल सही है। अथर्व और नवीन ने जैसे हमें बताया कि यहाँ पर हमारे पास में अगर साइन का एंगल, साइन ऑफ एंगल पता करना हो
साइन की वैल्यू पता करनी हो तो हिंदी में बोलते हैं लंब बटा कर्ण, और इंग्लिश में बोलते हैं साइड बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, इसी चीज को मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, साइन डेल्टा बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू, बिल्कुल सही आंसर है सबका, S1Q डिवाइडेड बाय S1O या OS1, राइट। यहां से हम OS1 को इक्वल्स टू ये दूसरी तरफ ले जाते हैं, OS1 को इक्वल्स टू ये दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो बनेगा OS1 साइन डेल बाय 2 इक्वल्स टू S1Q, राइट। और S1Q के साथ में एक रिलेशन हमारे पास में है, ये इसको मैं काम में लूंगा, तो S1Q डबल ऑफ S1Q इक्वल्स टू S1S2, यही बनेगा। थोड़ा सा चेंज टाइप में लिखा हुआ है, यहां पर S1S2 की वैल्यू पता की है, तो जहां पर S1Q था उस जगह पर वैल्यू पुट कर दी ये पूरी, दिस वन, ये वैल्यू मैंने S1Q की जगह पर पुट कर दी है, इस जगह पर S1Q होना चाहिए था जो ये वैल्यू पुट की है। ओके, तो क्वाइट सिंपल, कोई मुश्किल तो नहीं है ना इसमें। और OS1 हमारे पास में R था, OS1 अगर यहां पर बात करें O से लेकर S1 तक की डिस्टेंस R है, यार दिस वन, ये हमारे पास में आर्क ओवर रेडियस हमने डिस्कस किया था, तो ये चीज हमारे पास में रेडियस है, रेडियस है, तो रेडियस की वैल्यू आप लोगों के पास में है, कोई बताएगा, लिखी होगी तुम लोगों ने, मेरे पास पे पिछली स्लाइड में जाना पड़ेगा, कितना वैल्यू पुट कर देते हैं, यही है S1 S2 इक्वल्स टू PA नॉट बाय डेल्टा। ओके, अब आपको इसमें एक छोटा सा काम करना है, जो आप क्योंकि आप लोगों की मैथमेटिक्स ज्यादा अच्छी है मुझसे भी, ये डेल बाय 2 सॉरी डेल जो आपको नजर आ रहा है इस जगह पर, दिस वन, इसको आपको साइन के नीचे लेकर जाना है, मतलब इसके डिवाइड में ले जाना है, ले जा सकते हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, और इस 2 को भी लेकर जाना है, सर। यस सर। तो हमारे पास में कुछ इस तरह का आंसर बन जाएगा कि डेल यहां पर आ जाएगा और 2 डिवाइड के डिवाइड में आएगा, समथिंग लाइक दिस। यस सर, यस सर, है ना? यस सर। तो फाइनल हमारे पास में है S1 S2 इक्वल्स टू PA नॉट साइन डेल बाय 2 डिवाइडेड बाय डेल बाय 2, और जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पास में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, जब समर्थन ने पूछा था हमसे तब मैंने बताया था कि ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमारे पास में फाइनली मिलेगा। ओके, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अब I इक्वल्स टू R स्क्वायर होता है, अगर ये R है तो इंटेंसिटी जो भी हमारे पास में फ्रिंजेस बनेगी डिफ्रैक्शन की वजह से, चमकीली और काली फ्रिंज बनती है, ब्राइट और डार्क फ्रिंज, तो उनकी इंटेंसिटी डिपेंड करती है इस R पर। जैसा आप लोग जानते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट मैंने यहां पर शो नहीं किया है क्योंकि वो अपने आप अभी सामने आ जाएगा डेरिवेशन में। ठीक है, तो I इक्वल्स टू R स्क्वायर, तो इस पूरे का R का स्क्वायर कर देते हैं, ये कर दिया मैंने। ओके, अब कोई मुझे देखकर बताओ कि ये हमारे पास में डेल जो था डेल बाय 2, ये कोई वैल्यू हमारे पास में हो सकती है क्या? यस सर, 1। कितना? नो सर। अल्फा अल्फा अल्फा। बिल्कुल याद है सबको। तो वैसे तो इसको नोट करके रख लो, जो मैंने डाकन कर रखा है, रेड कलर में शो कर रखा है, ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कई बार न्यूमेरिकल में हमारे पास में अल्फा जैसी कोई चीज नहीं दी होती, थीटा नहीं दी होती, सीधा बोलते हैं कि दोनों वेव फ्रंट्स के बीच में या दोनों वेव्स के बीच में एंगल डेल्टा है, तो उससे इंटेंसिटी पता करो। तो आप लोग इस फॉर्मूला को यूज करके पता कर सकते हो। ठीक है, तो I इज PA नॉट होल स्क्वायर साइन डेल्टा बाय 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा बाय 2, और उस पूरे का होल स्क्वायर। यहां पर हमारे पास में वेरिएबल क्वांटिटी, या मैं पहले पूछूंगा कांस्टेंट क्वांटिटी कौन कौन है जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती? सबसे पहले तो P नंबर, ये जितने भी नंबर हमने अज्यूम किए थे ये सब हमारे पास में कांस्टेंट रहेंगे। इसी तरह से इन सबका एम्पलीट्यूड मतलब कि ये जो साइज है इनका A0 हमने अज्यूम किया था,
ये कभी भी चेंज नहीं होगा। वेरिएबल क्वांटिटी डेल्टा ना, जैसे जैसे Yes, sir, yes, sir. चेंज होगा वैसे Yes, वैसे हमारे sir. पास में ये पूरा आई चेंज होता रहेगा। ठीक है, Yes, sir. तो Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो। मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आ रहा हूं। ओके, ये चीज और रह गई। यहाँ पर जितने भी नोटेशंस मैंने यूज किए जैसे अल्फा वगैरह, ये जितनी भी चीजें हैं सबको दिखा देता हूं यहाँ पर क्या क्या है। सबसे पहले आई नॉट दैट इज पी ए नॉट होल स्क्वायर के इक्वल है, डेल बाय 2 दैट इज इक्वल टू अल्फा, जैसा आप लोगों ने मुझे बता दिया पिछली स्लाइड्स में देखकर, और आर जो कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है दैट इज पी ए नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा। ओके, यहां से लिए हमने आर इज साइन अल्फा बाई अल्फा इंटू पी ए नॉट, हियर इट इज, एंड फाइनली अल्फा इज पाई बाई लैम्डा ए साइन थीटा। अगर इंटेंसिटी हमारे पास में ये फॉर्मूला आ जाता है तो इस फॉर्मूला से हमारे पास में इंटेंसिटी का एक पैटर्न बनता है, इस फॉर्मूला से भी। और जब हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं लैब के अंदर तो हमारे पास में जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न, विवर्तन प्रारूप हिंदी में। लेकिन याद रखो अब हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न वर्ड यूज करना है। इंटेंसिटी और पोजीशन में अगर ग्राफ बनाया जाए, आई रिपीट, इंटेंसिटी और पोजीशन, पोजीशन मतलब कि सेंटर से लेकर एंड तक जहां तक भी फ्रिंजेस हमें नजर आ रही है उनकी पोजीशन किस जगह पर बन रही है, और वो जो जगह होती है वो डिसाइड करता है हमारे पास में एंगल, कि हमारे पास में थीटा जितना भी होगा उसके अकॉर्डिंग किस पोजीशन पर जाकर हमारे पास में फ्रिंज बनेगी। तो अगर इनके बीच में अगर ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। ये ग्राफ है। ओके, इंटेंसिटी पैटर्न एग्जैक्टली तुम्हें कैसा दिखाई देता है वो भी 1 मिनट में दिखाता हूं। ये ग्राफ है और इसमें हमारे पास में ये जो पॉइंट दिख रहा है सबसे ऊपर, ये वाला हमारे पास में मैक्सिमम इंटेंसिटी, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, या इस जगह पर सबसे ज्यादा चमक मिलती है, सबसे ज्यादा चमकीली फ्रिंज मिलती है। इसका मतलब कि बिल्कुल सेंटर में हमें मिल रही है सबसे चमकीली फ्रिंज। ठीक है, और जैसे जैसे आप सेंटर से दूर होते जा रहे हो हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो कम होती जा रही है। सर ये नीचे आपने एंगल नहीं बनाया पोजीशन, मतलब ये सेंट्रल मैक्सिमा 0 डिग्री पे बन रहा है। हाँ बिल्कुल, सेंट्रल जो हमारे पास में, क्योंकि तुम लोग पढ़ के बैठे हुए अभी नोट्स वगैरह से, तो इसको सेंट्रल मैक्सिमा बोल रहे हो। मैंने अभी तक मैक्सिमा मिनिमा कोई वर्ड यूज नहीं किया। ओके, तो मैं बाकी लोगों को बता दूं जिन्होंने नहीं देखा इन टॉपिक्स को, कि बिल्कुल सेंटर पर जो हमें चमकीली फ्रिंज मिल रही है, ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। ब्राइट फ्रिंजेस को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमा, और जहां जहां हमारे पास में डार्क फ्रिंजेस मिलती है, ये मैं रेड कलर की मार्क लगा रहा हूं, इन पॉइंट्स पर मिलते हैं हमें मिनिमास, मतलब कि डार्क फ्रिंजेस मिलती है। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स पर। और ऐसी हमारे पास में आगे भी बहुत सारी मिलेगी, बहुत सारी, Infinity. ठीक है। तो याद रखना कि सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद में हमारे पास है दूसरे मैक्सिमास। अब इन मैक्सिमास के नेम वगैरह ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख पाएंगे, अभी बस इसी चीज को खत्म करते हैं। ओके, तो अब हमें देखना है कि बिल्कुल सेंटर पर तो मिल रही है सेंट्रल मैक्सिमा, सबसे ज्यादा चमकीली फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, और उसके आगे फ्रिंजेस की इंटेंसिटी कम होती जा रही है। ओके, अब हमारे पास में ये जितने भी इंटेंसिटी पैटर्न है किस तरह से नजर आते हैं, इनकी शक्लो सूरत क्या होती है वो देखते हैं। जहां पर हमारे पास में ये फ्रिंजेस की विड्थ मिल रही है, चौड़ाई मिल रही है, अगर मैं यहां पर बात करूं तो इस जगह से लेकर यहां तक हमारे पास में मैक्सिमा मिल रहा है, इंटेंसिटी मिल रही है। तो इसको मैंने इस तरह से दिखाया है। ये जो आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ये सारे हमारे पास में ब्राइट फ्रिंजेस है, चमकती हुई फ्रिंजेस कुछ इस तरह से नजर आती है। ओके, और इन सब के जो बीच में ब्लैंक स्पेस है वहां पर होती है हमारे पास में डार्क फ्रिंजेस। Dark fringes. बिल्कुल सही सत्यम, डार्क फ्रिंजेस। कुछ इस तरह से आपको पैटर्न नजर आएगा कि सेंटर में सब जगह पर हमारे पास में ये क्रीम कलर की जो लाइंस दिखाई है ये हमारे पास में ब्राइट फ्रिंजेस, और इन सब के बीच में डार्क फ्रिंजेस। ओके, तो ये ग्राफ आप लोग कैप्चर करके रख लो। सॉरी, और हर एंगल के ऊपर यहां पर मैंने डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन दिखा रखी है, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3।
सेंटर से राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों तरफ हमारे पास में डार्क फ्रिंजेस मिलती है। ओके 1% फोनर में सर ये इन्फिनिट तक होगा क्या? कह सकते हैं इंफिनिटी तक, क्योंकि एक टाइम के बाद में, एक पोजीशन के बाद में हमें सबकी सब डार्क फ्रिंजेस मिलना स्टार्ट हो जाती है। मैं ड्रॉ कर रहा हूं, रुको। मान लो ये वाला पॉइंट है, इसके बाद में आपको सारी की सारी डार्क फ्रिंजेस मिलेगी। डार्क मतलब अंधेरा मिलने लग जाएगा, क्योंकि वहां पर इंटेंसिटी इतनी ज्यादा कम हो जाएगी, जो आगे वाली लाइट वेव्स है उनकी इंटेंसिटी बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगी। तो आपको यहां पर कोई फ्रिंज नजर आना बंद हो जाएगी। मान लेते हैं यहां पर जैसे इसकी अगर नेक्स्ट बात करोगे, ये वाले की नेक्स्ट, तो आपको शायद इतनी पतली फ्रिंज नजर आए। फिर थोड़ी दूर बाद आपको शायद इतनी पतली फ्रिंज नजर आए, और उसके बाद में किसी एक पोजीशन पर आपको सिर्फ एक लाइन सी नजर आए, और इसके बाद में वो लाइन भी बहुत ज्यादा 22/7 के रेशियो में कम हो जाएगी, तो बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगी। सेम यहां पर होगा दूसरी साइड में, शायद हो सकता है फ्रिंज की विड्थ इतनी हो, उसके बाद में और कम, एंड फाइनली एक लाइन के अप्रोक्सीमेटली इक्वल, देन 0। ठीक है, इस तरह से आगे चलकर हमारे पास में फ्रिंजेस की जो विड्थ है अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाती है, और वो डार्क फ्रिंजेस नजर आने लग जाती है सिर्फ।